Assalamu alaikum dear students. Today is your lecture number 2 and we were discussing about the aromatic hydrocarbons. और बेटा आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम हमारे पास जो टॉपिक्स हैं या पेजेस हैं या कुछ इस तरह से वो आगे पीछे हैं। और तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया भी है, ये एडिशंस का फ़र्क होता है। बुक्स के हर साल के एडिशंस में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होती हैं। मे बी मेरे पास जो एडिशन है वो ज़रा जो है कोई पुराना एडिशन हो, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है। आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे वो सेम होंगे, वो आपकी बुक्स में भी वही होंगे। ऐसा नहीं है कि बेंजीन के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक बुक में कुछ और लिखा हो और दूसरे में कुछ और, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक चीज़ का स्ट्रक्चर ही जो है वो एक जैसा है, तो वो 10 बुक्स भी आप उठा लेंगे या 10 एडिशंस भी उठा लेंगे उसके, तो उसमें स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। या एनी थिंग, द प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी और एनी अदर थिंग, वो उस सब्सटेंस या केमिकल के बारे में वही रहेगी। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। और जैसे जैसे ये टॉपिक्स आएंगे जो भी इस बुक में हैं, ठीक है, आप उसको रिलेट करते जाएं जो आपके पास चैप्टर है उसके साथ, ठीक है। सो उसमें अगर वर्डिंग चेंज हो जाती है तो कोई इशू नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो दैट इज़ एन इशू, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये था कि कैक्यूल ने अपना स्ट्रक्चर प्रपोज़ कर दिया, ठीक है। उसमें उसने एविडेंस भी दिए कि ये जी इस वजह से मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, ठीक है। उसके बाद हम रियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक जो रियल स्ट्रक्चर है क्या बेंजीन का। सो कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज इट लुक्स इज नथिंग एल्स देन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। आपने ये चीज़ एफएससी में भी पढ़ी हुई है कि अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस तरह से देखें जो कैक्यूल ने प्रपोज़ किया था, वो आपको यूं ही लगेगा कि सिंपली एक साइक्लोहेक्सेन है और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। तो अगर हम उसका साइंटिफिक नेम अगर लें तो हम उसे कह सकते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। ट्राईइन क्यों? क्योंकि 3 डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, ट्राईइन इसलिए। सो तो अगर ये आपके पास सिंपली अल्कीन ही है, साइक्लिक अल्कीन ही है, तो फिर तो इसको एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जबकि अगर हम इसको देखें तो ये एडिशन रिएक्शंस जो है वो नहीं देती, कम देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ें इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि बेंजीन जो है वो कोई सिंपल अल्कीन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो हमने बेंजीन को जब ट्रीट करवाया डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो हम देखते हैं कि बेंजीन जो है वो इस तरह के रिएक्शंस यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो बड़ी आसानी से दे देती है। और वो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकती है, यानी कि ये ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूट हुई हो, और आप चाहें तो इस हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाएं और ये 6 की 6 ब्रोमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके एफएससी में भी जो है वो उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ पे कि 6 जो है वो आपको याद हो तो हेक्सा क्लोरो वहाँ पे था, ठीक है। तो वो आपके पास ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूँ भी हो सकती है। बट अगर आप इसके एडिशन रिएक्शंस देखें, और सॉरी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका रिंग डिस्ट्रॉय नहीं होता, रिंग वैसे का वैसे रहता है। एडिशन रिएक्शंस जो हैं बेंजीन के अगर देगी तो बेंजीन का जो रिंग सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो मतलब उसका रिंग स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो बेंजीन जो है इसीलिए अपना जो रिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, यानी कि एडिशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देती बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। और इसका मतलब कि अगर ये एडिशन रिएक्शंस आसानी से नहीं दे रही या अपना रिंग स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होने नहीं दे रही, दैट मीन्स कि बेंजीन जो है वो नॉर्मल अल्कीन्स से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज़ द की वर्ड कि आपके पास जो है ये क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ से नेक्स्ट हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और वो हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले मेथड से हमने इसकी स्टेबिलिटी को देखना है। ये चीज़ भी आपने एफएससी में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हमने कैसे देखा था, हमने कहा था कि जी जो सिंपल अगर साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन क्या है, ये वाली, कि अगर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो जो भी डबल बॉन्ड होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये रिएक्शन प्लाटिनम की मौजूदगी में होता है, प्लाटिनम इसमें एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। तो हमने देखा कि अगर एक डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहा है हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में कितनी आपके पास एनर्जी निकल रही है, 119.5 किलो जूल पर मोल,
ठीक हो गया, इतनी एनर्जी निकल रही है। अच्छा ये मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन प्लस 119.5 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में एक तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बनी है और दूसरा साथ इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बनी है। तो ये जब आप इसको डेल्टा एच लिखेंगे ना, तो डेल्टा एच -119.5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो निकली है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जैसे कि आपने एफएससी में देखा था कि अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो ये अमाउंट डबल हो जानी चाहिए, जो कि होनी कितनी चाहिए 208, तकरीबन कितनी होनी चाहिए 239, और हुई यहाँ पे कितनी है 231। तो ये दिस इज़ क्लोज इनफ, ठीक है, ये तकरीबन सेम है। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड यहाँ पर तकरीबन बराबर है, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मॉल डिफरेंस है 7.5 का, वो डिफरेंट जो है वो रीजंस की वजह से हो सकता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर ये होता है जी, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की, तो उसके केस में ये होना चाहिए कि 119.5 मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए और आंसर हमारे पास आना चाहिए था यहाँ पे 358.5 किलो जॉल पर मोल या उसके करीब करीब। लेकिन जब हमने बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करवाई, ये आप देखें ज़रा, निकल या प्लैटिनम दोनों कैटलिस्ट यूज़ हो सकते हैं। जब हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाई, ये कंडीशंस थी, ये 3 हमारे पास हाइड्रोजन के मोलेक्यूल ऐड किए बेंजीन में, तो बेटा कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास निकली है 208 किलो जॉल पर मोल। निकलनी कितनी चाहिए थी एस्टिमेटेड, या जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल थी, जो थ्योरेटिकल थी, वो हमारे पास इतनी होनी चाहिए थी। इससे थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती थी, फिर हम कहते कोई इशू नहीं कि हो सकता है किसी और रीज़न से हो। लेकिन 358 और 208 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और कितना फ़र्क है, तकरीबन 150.5 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस है इन दोनों में। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है। इसे आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये जी किसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से हो गया। उसकी रीज़न ये है, ये जिन्होंने पूरा यहाँ पे आपको ये चार्ट सा दिया हुआ है ना, ठीक है, बना के, तो उसमें ये यही है। इस साइड पे आपके पास क्या हो रही है जी, एनर्जी बढ़ रही है, सॉरी एक मिनट, ये इस साइड पर आपके पास जो है वो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो ये वाला कंपाउंड है, ये 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, तो ये आपके पास इतनी अमाउंट एनर्जी 358.5 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी इसको रिलीज़ करनी चाहिए थी, जबकि इसके मुकाबले में जो बेंजीन है उसने कितनी की है 208। तो डिफरेंस कितना आया है स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन का 150.5 किलो जॉल पर मोल। दैट मीन्स कि बेंजीन एज़ कम्पेयर टू 135 साइक्लोहेक्साट्राईन 150.5 किलो जॉल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, दिस इज़ मोर स्टेबल, ओके। तो इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसे हम नॉर्मली रेजोनेंस एनर्जी भी कह देते होते हैं, इसी को कहते होते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे भी। तो ये रिलेटिव एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सीन 13 साइक्लोहेक्साट्राइन 13 साइक्लोहेक्साट्राइन एंड बेंजीन कैन बी रेडिली विजुलाइज्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस अबव द बेस लाइन। तो ये उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये ज़्यादा स्टेबल है बेंजीन एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल अल्कीन्स होती हैं, साइक्लो अल्कीन्स जो होती हैं। अब इसके बाद देखें, जो इसीलिए बेंजीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा देती है रेदर देन एडिशन रिएक्शंस। अब अगर हम देखें जो है वो कैक्यूल का स्ट्रक्चर देखें जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास बेंजीन थी वो तकरीबन अल्कीन ही थी, ठीक है। उसने एरोमेटिक, मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि जी कैक्यूल के स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी का कोई जिक्र नहीं था। उसने सिर्फ ये कहा था कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट करते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, लेकिन उसने कहीं एरोमेटिसिटी का वर्ड यूज़ नहीं किया था। तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सका था बेंजीन के बारे में अनटिल 1920, जब तक कि क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप नहीं होगी। और उसके रिज़ल्ट में फिर हमारे पास किसी भी मोलेक्यूल को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोचेज़ आई। एक रेजोनेंस मेथड होता है कि आप रेजोनेंस मेथड के थ्रू कोई मोलेक्यूल को स्टडी कर लें। दूसरा मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड होता है कि आप मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड के थ्रू जो है वो उसको स्टडी कर लें। सो अब हम इन दोनों को जो है वो डिस्कस करके देखेंगे। ये दोनों मैं अगेन बता रही हूँ, आपने पहले भी पढ़ लिए हैं, तो मैं ज़रा क्विकली इसको रिव्यू करूँगी, ठीक है, क्योंकि हम इस पर पहले भी टाइम लगा चुके हैं। तो बेटा रेजोनेंस मेथड आपको याद हो, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स में, आप और आपने एफएससी में भी पढ़ा है। रेजोनेंस मेथड क्या है कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर अगर कैनोनिकल फॉर्म किसी चीज़ की एग्जिस्ट करती हैं तो वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप बेंजीन को देखें, कैक्यूल के ये दोनों स्ट्रक्चर्स अगर आप देखें, तो इसमें एक में जहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं
इसमें वहाँ पर डबल नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो होता ये है कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बेटा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो होना ये चाहिए था कि इस कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होती और इसकी ज़्यादा होती, ठीक है, होना ये चाहिए था फिर तमाम जो है वो कैक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर्स में। लेकिन जब एक्सरे स्टडीज़ से, एक्सरे एनालिसिस से और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से ये देखा गया कि बेंजीन के तमाम कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, और वो लेंथ कितनी है 1.39 एंगस्ट्रॉम, और एंगल भी कितना है सबके दरमियान 120 डिग्री। तो ये चीज़ इस बात को एक्सप्लेन करती थी कि कैक्यूल का स्ट्रक्चर, यानी कि ये कहना ठीक नहीं है कि ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर ये है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हैं और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर नेक्स्ट में जो है वो ये वाले, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि ये दोनों जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, यानी कि 1 सेकंड में अगर ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये वापस फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये देखें आपके पास लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, देखें डबल हेडेड एरो लगाया हुआ है ना, इसका मतलब कि दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे की कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रेजोनेंस मेथड है। अगर आपको याद हो पीछे हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, बेंजीन की एग्जांपल भी मैंने आपको वहाँ से पे एक्सप्लेन की हुई है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब एक रेजोनेंस के उसमें एक ये भी पॉइंट था कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं तो फिर उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो बेंजीन के केस में आपको पता है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जिसके पॉसिबल हैं या कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और कितना स्टेबल है, तकरीबन 150.5 जॉल पर मोल जो है वो ये स्टेबल है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी इसमें यही बताया हुआ है कि एडिशन रिएक्शंस ये नहीं देता, रेजिस्ट करता है बेंजीन एडिशन रिएक्शन से, और उसके बजाय ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से दे देता है। उसका मतलब कि बेंजीन क्या है, स्टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच थी वो मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड है। और मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड आप में से क्योंकि तकरीबन सब ने ही सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और मैंने आपको तब भी वहाँ पे जो है वो रिपीटेडली कहा था कि हम एग्जैक्टली यही पढ़ेंगे जाके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में। तो अगर आपको ज़रा इसको देख के याद आया हो तो ये वही थे जो मैंने बनाए भी थे वाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब बेटा मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड के मुताबिक हम इसको क्विकली रिव्यू करते हैं जी। कार्बन कितने हैं बेंजीन में, 6 हैं, ठीक है, और 6 के 6 कार्बन क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और हर कार्बन के ऊपर एक 1 ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। 120 डिग्री का एंगल है सबके दरमियान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड ये कहता है कि ये जो 6 कार्बन हैं, इनके जो 6 समझ लें जो 6 कार्बन हैं, इनके ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइज होंगे यानी कि इंटरमिक्स होंगे तो दिस विल गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल। याद है आपको कि इक्वल अमाउंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन इंटरमिक्स दे गिव इक्वल अमाउंट ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो आपके पास यहाँ पर उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बेटा 6p ऑर्बिटल्स यानी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, ये इंटरमिक्स हुए और उसके रिज़ल्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 ही जो है वो क्या बने हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल। इनको हम नाम दे देते हैं, एक को हमने पाई 1 कह दिया, एक को पाई 2, पाई 3, फिर पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार। इन्होंने यहाँ पाई 4 स्टार, पाई 5 स्टार, पाई 6 स्टार लिखा हुआ है। आपकी बुक्स में शायद जो है पाई 1 स्टार, पाई 2 स्टार उस तरह लिखा हुआ होगा, दोनों ठीक हैं, आप इनकी नेमिंग कर दें। लेकिन बस याद ये रखना है कि जो इनमें से बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं उन पे स्टार नहीं आएगा, और जो ये ऊपर वाले 3 एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं उनके साथ आप स्टार लगाएंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा पहला जो हमारे पास सबसे लोएस्ट इन एनर्जी है पाई 1 होगा। इसके अंदर देखें कोई लोब नहीं है, कोई दरमियान में जो है वो आप समझ लें कि नोड नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास ये दोनों इक्वल एनर्जी पे हैं और उनके दरमियान में जो है वो एक एक नोड है, ठीक है। फिर हमारे पास इससे ऊपर है, इसके अंदर 2 नोड्स हैं, ठीक है। और फिर ये ऊपर वाले के दरमियान हमारे पास 3 नोड्स हैं। ये आप चाहें तो वहीं से कर लें, सेकंड चैप्टर में से कर लें, बिल्कुल वही है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा आपके पास ये तीनों क्या है, लो इन एनर्जी हैं, ये तीनों हाई इन एनर्जी हैं। इनमें से भी ये वाला लोएस्ट इन एनर्जी है और ये वाला हमारे पास हाईएस्ट इन एनर्जी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद और फिर एक और चीज़ जो मोलेकुलर ऑर्बिटल जो है वो इसने
हमारे पास जो ये अप्रोच है मोलेकुलर ऑर्बिटल मेथड वाली अप्रोच इसने कही, वो ये कि उसने कहा कि इसके रिज़ल्ट में आपके पास ये भी होता है कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्योंकि ओवरलैप करते हैं, इसलिए अबव एंड बिलो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस्टेब्लिश हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से p ऑर्बिटल में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इसीलिए इसी को कहते हैं हम कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं। बेटा डबल और सिंगल बॉन्ड कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिंग में घूम रहे हैं और उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, उसको अब हम इस तरह से भी लिख सकते होते हैं। क्यों, इसमें ये जो रिंग है दरमियान में, ये वाला रिंग, ये आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो दो डबल और सिंगल बॉन्ड हैं ये एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इसलिए हम दरमियान में एक रिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो कैक्यूल का स्ट्रक्चर में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे आके मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, और यहाँ इसके बाद से जो है वो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था वो सही मानों में जो है वो समझा गया और क्लियर हो गया। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन वेयर द स्ट्रेट लाइन स्टैंड फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स जॉइनिंग कार्बन एटम्स एंड द सर्कल स्टैंड्स फॉर द डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि ये जो, मैं दोबारा यहाँ पे बना देती हूँ आपको, कि ये जो बाहर वाला इसका है ना समझने की जो है ये सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो अंदर इसके हमने रिंग बनाते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज़ ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कल के कोई लेक्चर में पूछ लीजिएगा, और क्वेश्चनिंग बेहतर है कि आप क्लास टाइमिंग में ही करें। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप इसको प्रिपेयर करें, नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछ लें और उसके बाद आप इसको राइट डाउन कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।